Hello students, myself Himanshu, and today we will start with the next topic of chapter 2, that is matter around us pure. So we have already studied about the mixtures, types of mixture, solution and types of solution in previous two lectures. So in this lecture we will study about the methods of separation. So let us start with the next topic. So the next topic is separating the components of mixture. कि जो मिक्सचर्स हैं उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. कंपोनेंट्स क्या हैं कि जिन चीज़ों से मिलके मिक्सचर बना है. ठीक. मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. कि जितने हमें सब्सटेंसेज मिलते हैं नेचर में, मोस्टली सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, मतलब हमें किसी ना किसी चीज़ के मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं. जैसे अगर हमें एग्जांपल लेने की हम कह रहे हैं आयरन है. नहीं, सो आयरन हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती. आयरन हमें किस फॉर्म में मिलती है? मिक्सचर के फॉर्म में. आयरन प्लस हम इम्प्योरिटीज़. ठीक, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या है, ओर्स बोलते हैं. ठीक, मिनरल है. सो हमें आयरन उस फॉर्म में मिलती है. उसके बाद हम डिफरेंट मेथड से उसमें से आयरन अलग करते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग कर देते हैं. सो जिस मेथड से हमने आयरन को और इम्प्योरिटीज़ को अलग किया है उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक, जैसे हमने वहाँ पे अब मिक्सचर देखा था कि आयरन और उसकी इम्प्योरिटीज़ का मिक्सचर था. ऐसे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हो सकते हैं. सो उनको अलग अलग करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं. सो आज हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिनकी बाउंड्रीज हमें क्लियरली दिखाई देती हैं या जिनके कंपोनेंट्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. ठीक, सो उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं. ठीक, सो उन मिक्सचर्स को तो हम सिंपली फिल्ट्रेशन या फिर हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो कि घरों में हम अगर देखते हैं कि हमने चाय अगर बनाई है, सो उसको हम फ़िल्टर करने के लिए एक यूज़ करते हैं फ़िल्टर. ठीक, जिससे हम चाय छानते हैं कि जो उसका सॉलिड पार्ट है वो अलग हो जाए और जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाए. सो वो एक बेसिक मेथड है जो फिल्ट्रेशन हम घरों में यूज़ कर रहे हैं. ठीक, सो आगे हम देखते हैं कि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अलावा किसी और टाइप का मिक्सचर हो तो हम उनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे. ठीक, तो नाउ सबसे पहला टॉपिक जो आपका है इसमें, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. जो ब्लू और ब्लैक इंक आप यूज़ करते हो पेन्स वगैरह में, सो इसमें जो कलर कंपोनेंट है, ठीक, कलर कंपोनेंट जैसे ब्लू कलर, बट वो बिकॉज ऑफ लिक्विड पार्ट में मिक्स किया हुआ है, दैट्स वाई वो इंक बोलते हैं उसको. बट उसमें कलर तो ब्लू है ना, या फिर ब्लैक है या रेड है. तो इन कलर कंपोनेंट को उसके लिक्विड पार्ट से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो देखना है. सो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. आप समझ लो एक्टिविटी है क्या. ना सबसे पहले क्या है, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर. हमने एक बीकर लिया, जैसे आपको नीचे डायग्राम में दिया हुआ है कि हमने एक बीकर लिया, उसको आधे तक पानी से भर लिया. ना पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ अ बीकर. उसके बाद हमने क्या किया, एक वॉच ग्लास, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है बट डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है. जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास. नाउ पुट सम ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. फिर हमने क्या किया, वो जो प्लेट या वॉच ग्लास हमने ली है उसके ऊपर हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दिए इंक के, चाहे वो ब्लू इंक हो चाहे वो ब्लैक इंक हो. जो भी इंक हमारे पास अवेलेबल हो हम वो यूज़ कर सकते हैं. Now start heating the beaker. We do not want to heat the ink directly. You will see the evaporation is taking place from the watch glass. हम देखो, हमने यहाँ पे बीकर में पानी लिया, हम चाहते तो इंक को डायरेक्टली भी हीटअप कर सकते थे. ठीक, बट अगर हम इंक को डायरेक्टली हीटअप करते ना तो उससे इवेपोरेशन नहीं, उससे बॉइलिंग प्रोसेस होता. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग दो डिफरेंट प्रोसेस हैं. इवेपोरेशन वो फिनोमेना है कि जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हो और उससे चीज़ इवेपोरेट या फिर दूसरे स्टेट में चेंज होने लगे. ठीक, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो इंक है उसको इवेपोरेट करवाना है, उसको बॉयल नहीं करवाना. दैट्स वाई हम इंक को डायरेक्टली बॉयल नहीं कर रहे, विद द हेल्प ऑफ दैट बीकर एंड वाटर हम उसको गर्म कर रहे हैं. ठीक, हमने क्या किया, वाटर को हीटअप किया, उस वाटर की हीट से जो हमारे पास ऊपर वॉच ग्लास है वो हीट हुई, जिसके कारण जो उसके ऊपर इंक है वो इवेपोरेट होनी शुरू हो गई. ठीक है, so now next is continue heating as evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. अब हमने ये प्रोसेस कब तक करते रहनी है, जब तक हम देखते हैं कि जो वॉच ग्लास के ऊपर हमने इंक ली थी उसमें और कोई चेंजेस हमें विजिबल नहीं है या दिखाई नहीं दे रहे हमें उसके चेंजेस. ठीक, ऐसा लग रहा है कि इवेपोरेशन अब नहीं हो रही है. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. तो आपने इसमें अगर आप ये करोगे ये एक्टिविटी, तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वॉच ग्लास के ऊपर मटेरियल है वो सारा ड्राई हो गया. ठीक, ड्राई होने के बाद उस पर एक पाउडरी फॉर्म का हमें कुछ
मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या है, कलर्ड पार्ट है। जो इंक का कलर्ड पार्ट था ना, वो आपको पाउडरी फॉर्म में वॉच ग्लास के ऊपर मिल जाएगा। और इंक में जो लिक्विड पार्ट दैट इज़ वाटर, जिसमें सॉल्युबल था वो कलर्ड पार्ट, तो वाटर जो है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। सो अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जब आप ये ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़, तो आप क्या क्या आपके क्वेश्चन माइंड में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। आपको क्या लगता है कि वॉच ग्लास से क्या इवेपोरेट हुआ होगा। ठीक, अब देखो हमें पता है कि वॉच जो इवेपोरेट चीज़ होगी, इट मीन्स क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है, बिकॉज सॉलिड को पहले लिक्विड में, उसके बाद इवेपोरेशन पॉसिबल है। तो इट मीन्स अगर कुछ कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो गया तो वो कोई लिक्विड पार्ट था, तो जो इंक का लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट हो गया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इज़ देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या कोई रेजिड्यू होगा। हाँ, अगर उस कंपोनेंट या उस मिक्सचर में कोई सॉलिड फॉर्म में चीज़ थी तो वो इस टाइम पे रेजिड्यू होगी। ठीक, व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इज़ इट अ मिक्सचर। तो अगर देखो आपको कोई चीज़ इवेपोरेट हो गई और उसके बाद भी कुछ रेजिड्यू आपको वॉच ग्लास पे मिल रहा है, सो इट मीन्स वो मिक्सचर है, बिकॉज उसमें एटलीस्ट दो कंपोनेंट तो हैं, प्योर सब्सटेंस तो वो हो नहीं सकता। ठीक, सो वो तो एक मिक्सचर की फॉर्म में हुआ। सो हमने ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सो वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन अ वाटर। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अगर एक चीज़ इवेपोरेट हो गई और दूसरी चीज़ आपको वॉच ग्लास पे मिल रही, इट मीन्स वो मिक्सचर है, प्योर फॉर्म तो होगी नहीं। ठीक, सो इंक क्या है, मिक्सचर है, वाटर प्लस डाई, डाई कलर्ड पार्ट को बोलते हैं। ठीक, वाटर प्लस डाई का मिक्सचर है। और इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक कंपोनेंट है वोलाटाइल और एक कंपोनेंट है नॉन वोलाटाइल। ठीक, वोलाटाइल कंपोनेंट है जिसको आपने हीट करके इवेपोरेट कर दिया, दैट इज सॉल्वेंट पार्ट। और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा है, जो कि सॉल्यूट पार्ट होता है, जो इसमें डाई है। ठीक, सो इस मेथड को आप बोलते हो मेथड ऑफ इवेपोरेशन, कि हमने डाई में से इंक और वाटर को मेथड ऑफ इवेपोरेशन से सेपरेट कर लिया। ठीक, ये आपका फर्स्ट मेथड था। नाउ सेकंड मेथड, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक, आपके घरों में नॉर्मली आपने ये चीज़ देखी होगी कि मिल्क से आप क्रीम कैसे सेपरेट आउट करते हो। ठीक, अब हमें इस टाइम पे मार्केट में डिफरेंट फैट क्वांटिटी के मिल्क मिल जाते हैं। जैसे अगर आप कलर्ड वाइज देखो तो आपको वेर का जो मिल्क आता है मार्केट में, वो आपको 3 डिफरेंट कलर्स में मिलता है, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। अब तीनों कलर्स में डिफरेंस क्या होता है कि तीनों में फैट क्वांटिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, कोई फुल क्रीम वाला होगा, कोई डबल टोन्ड होगा और कोई टोन्ड मिल्क मिलता है हमें, जो हमारे पैकेट्स मिलते हैं हमें बाहर मार्केट में अवेलेबल। तो उनमें से जो क्रीम है वो हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके घरों में नॉर्मली आपने प्रोसेस देखी होगी, बट हम पढ़ते हैं कि उसके बारे में कैसे करेंगे। नाउ इसके लिए भी एक्टिविटी देखते हैं हम एक। सो टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा फैट अवेलेबल हो, हमने वो लिया एक टेस्ट ट्यूब में। नाउ सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2-3 मिनट्स। अब सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन क्या होती है कि एक मशीन है, जैसे हम घरों में फेंटते हैं ना, दही को या दूध को फेंटते हैं, सो एक्चुअल में वो एक मशीन की हेल्प से भी किया जा सकता है। उस मशीन को आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम। ठीक है, अगर आप स्कूल में अवेलेबल नहीं है, सो आप घर पे जाके जो हैंड ब्लेंडर वगैरह होते हैं, आप उनसे भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज एक्चुअल में हमने करना क्या है, सिर्फ फेंटना ही है मिल्क को। ठीक, नाउ अब अगर आपको घर पे भी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप किसी डेयरी वगैरह पे जाके भी ये प्रोसेस देख सकते हो। वैसे नॉर्मली घरों में आपके ये प्रोसेस होती है। ठीक, तो आप वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। नो, अब ये प्रोसेस अगर आप देखते हो तो उसमें आप ऑब्जर्व क्या करोगे। ठीक, देखो आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ना कि अगर आप दूध को फेंट रहे हो तो उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो सॉलिड पार्ट है वो अलग हो जाता है। घरों में जब दही घी निकाला जाता है ना उससे, मलाई से, सो आप देखते हो ये प्रोसेस होती है। अगर आप फेंटोगे तो उसमें से लिक्विड पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और जो सॉलिड पार्ट है, वाइट वाला पार्ट जो होता है, वो सेपरेट हो जाता है। ठीक, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे सेपरेट होती है। नो, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब अगर आप मिल्क को एक फ़िल्टर पेपर से पास करवाते हो तो मिल्क के जो वाइट वाला पार्ट है वो भी पास हो जाता है, आपको फ़िल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। इट मीन्स अगर आपको मिल्क में से वाइट पार्ट अलग करना और लिक्विड अलग करना है तो उसके लिए आपको दूसरी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, तो वो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, सो जिन प्रोसेस से आप उसको अलग अलग करते हो उस प्रोसेस को बोलते हो सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब मिल्क से अगर आपने क्रीम अलग करनी है तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस
करनी पड़ेगी, या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से आप मिल्क से क्रीम सेपरेट कर सकते हो। दिस प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टेज एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। तो अगर आप इसमें इस टेक्निक में है क्या कि अगर आप एक जो मिक्सचर है, ठीक, अगर आप उसको बहुत तेज़ स्पिन करोगे या फिर उसको घुमाओगे, या हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलें तो अगर उसको ज़्यादा देर तक फेंटोगे तो उसमें क्या होता है कि जो डेंस पार्ट होता है, ठीक है, थिक पार्ट जो होता है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, और जो कम हल्का पार्ट होता है या कह सकते हो थिक नहीं है, ज़्यादा डेंस नहीं है, लाइटर पार्ट है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें सेपरेट होगी ना, एक डेंस पार्ट नीचे चला जाएगा और जो हल्का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे आपने उस मिक्सचर में क्या किया कि दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया, डेंस और लाइटर पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो आप जो क्रीम निकालते हो वो भी ऐसी होता है कि जो क्रीम है वो सेटल डाउन होती है बॉटम में, और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। सो आप लिक्विड पार्ट अलग कर लेते हो और सिर्फ क्रीम यूज़ कर लेते हो आगे। ठीक, सो ना अब इसके एप्लीकेशंस हमने प्रोसेस घरों में तो बता दी कि यूज़ करते हैं, इसके अलावा और कहाँ पे यूज़ हो सकती है। सो जो ब्लड और यूरिन टेस्ट होते हैं लैब्स वगैरह में, जो आप ब्लड दे के आते हो या जो यूरिन दे के आते हो टेस्ट करने के लिए, सो उसमें भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ें चेक करने के लिए। ठीक, और डाइज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें पता है क्रीम हमें मिल रही है अगर मार्केट में अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं तो उसको सेपरेट किया गया होगा ना। सो डेयरीज या फिर जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं, सो वहाँ पे भी ये प्रोसेस यूज़ होती है। और उसके अलावा जो हमारे घरों में वॉशिंग मशीन यूज़ होती है, तो उसमें जो कपड़े ड्राई करने वाला पोर्शन होता है ना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो जिस सिलेंडर में हम वो कपड़े डालते हैं, जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें हम गीले कपड़े डालते हैं। अगर आप चेक करोगे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, उसमें आप देखोगे होल्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे। ठीक है, उस होल्स में क्या होता है कि जब हम मशीन चलाते हैं तो उसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो सारा रोटेट होता है बहुत तेज़ स्पीड पे। तो जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों में, सो पार्टिकल्स ड्यू टू स्पिन क्या होते हैं, बाहर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो उस होल्स के थ्रू जो पानी है वो तो बाहर निकल जाता है और आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हमारे वॉशिंग मशीन का जो ड्राई वाला पोर्शन है वहाँ भी यूज़ होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे इसमें क्या है कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो सके, जैसे अगर आपने वाटर के ऊपर ऑयल डाल दिया सो इट इज़ अ इमिसिबल लिक्विड, वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक, सो इस टाइप के अगर मिक्सचर्स हैं सो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, सो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है। तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट अ केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सो इस प्रोसेस में हम एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करेंगे। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो जो फनल आपको दिखाई गई है वो एक सेपरेटिंग फनल है। देखो अब इसमें क्या है, नीचे एक स्टॉप कॉक है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में आपको एक स्टॉप कॉक दी गई है, इसका भी एक पर्टिकुलर यूज़ है जो हम आगे देखते हैं एक्टिविटी में क्या होगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। हमने क्या किया, सेपरेटिंग फनल में वो मिक्सचर डाल दिया। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मली छोड़ दिया सो दैट जो वाटर और ऑयल की जो लेयर हैं वो अलग अलग आपको विजिबल हो जाए। नाउ अब जो नीचे स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक क्या है कि वो आप उसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने से क्या होगा, जो लिक्विड है वो नीचे जो आपको पाइप दिया है उससे निकलने लगता है बाहर। ठीक है, और अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, नाउ ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। तो आप अगर देखोगे डायग्राम में तो आपको दो सेपरेट लेयर्स दिख रही हैं, वाटर की स्काई ब्लू कलर की और केरोसिन ऑयल की थोड़ी डार्क कलर की दिख रही है। ठीक, सो आपने स्टॉप कॉक ओपन करनी, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे हम, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लिक्विड है वो निकलना शुरू होगा, सिर्फ इतनी ओपन करेंगे। सो जैसे जैसे आप देखोगे जो वाटर है वो धीरे धीरे करके सारा निकल जाएगा। ठीक, सो एट द एंड जब आपको दिखेगा कि वाटर ख़त्म हो गया और अब केरोसिन ऑयल निकलने वाला है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर दोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वो तो सारा निकल गया बाहर, और जो इस फनल है अब इसके अंदर आपको केरोसिन ऑयल मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपने क्या किया, जो वाटर है उसको अलग कर दिया और केरोसिन ऑयल को अलग कर दिया। सो बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल या विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल हमने क्या किया, दो इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया उसके कंपोनेंट्स को। ठीक, अब ये जो मेथड है इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने बता दिया कि ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो गया तो हम उसमें ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मेथड। सेकंड हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें आयरन इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सो आयरन हमें आयरन प्लस सम इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में मिलता है।
ठीक। सो जब हमने आयरन और उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है ना, तो हम क्या करते हैं, आयरन को बहुत, जो उसकी आयरन प्लस उसकी इम्प्योरिटीज़ जो मिलती है हमें, उसको हम बहुत हीट करते हैं, जिससे क्या होता है जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हल्की होती हैं, वो टॉप पे आ जाती हैं, ठीक। और जो आयरन, मोल्टन आयरन होती है वो थोड़ी हैवी होती है, तो वो बॉटम में चली जाती है फर्नेस में, ठीक। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बॉटम पार्ट है उसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब आयरन हमने सेपरेट कर ली, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो टॉप पे थी तो वो अलग हो जाएंगी। तो इस मेथड को हम आयरन के एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ करते हैं, आयरन सेपरेट आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन अ लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। अब हमें यहाँ पे सेपरेटिंग फनल इसलिए यूज़ की बिकॉज हमें पता है कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक, मिक्सअप नहीं हो रहे, तो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक ऊपर और एक नीचे अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। सो हम उस प्रिंसिपल के बेसिस पे दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वो लेयर्स बना लेते हैं खुद ही, ठीक। सो आज के लिए आपके 3 मेथड्स थे कि हमने कौन कौन से मेथड पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा था मेथड ऑफ इवेपोरेशन, सेकंड हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड थर्ड मेथड जो हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, लेयर्स के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग कर लिया सर। सो आपके 3 मेथड्स हैं, ठीक। सो आज के लिए आपका इतने, बाकी हम जो नेक्स्ट मेथड्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।